Hello guys, good morning. Welcome to the Vedant Education. This is class 11 science chemistry class. एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद में इस चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, किसने कैसे बताया, क्या क्या ग्रेजुअली इसके थ्योरम्स हैं, थियोरीज हैं, मॉडल्स हैं। तो हमने रदरफोर्ड मॉडल तक पढ़ लिया था और रदरफोर्ड मॉडल कहता है कि एटम जो है वो सेंट्रलाइज्ड मास का पार्टिकल है जिसके केंद्रक में क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाला नाभिक है जिसमें सारा मास होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, जिसको उसने पॉजिटिव चार्ज नाभिक बोला था और उसके चारों तरफ अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को रिवॉल्व करते हुए बताया था कि वो ऐसे घूमते रहते हैं। ये रदरफोर्ड ने बोला था अपने मॉडल के अंदर। और उसकी कमियां रह गई थी कि इस एटम जो है आपका, उसकी स्टेबिलिटी की बात हो गई थी कि भैया ये स्टेबल क्यों है, इसके स्थायित्व को वो नहीं बता पाया था। और दूसरी बात, मैक्सवेल जो था वो कह रहा था कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और वो घूमेगा तो विकिरण के रूप में वो ऊर्जा का ह्रास होगा, तो वो धीरे धीरे उसका ये जो पथ है, जो निश्चित पथ है, वो क्या होना चाहिए, ऐसे सर्पिलाकार होकर के अंदर गिर जाना चाहिए। तो क्यों नहीं गिर रहा है वो भी वो नहीं बता पाया था। और लास्ट चीज इसमें दिक्कत क्या आ गई थी कि रदरफोर्ड अपने मॉडल में ये नहीं बता सका कि भैया इस इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी एमिट की, जो ऊर्जा उत्सर्जित की, उस ऊर्जा का जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम टुकड़ों में क्यों है। अगर ये लगातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है घूमते हुए तो वो टुकड़ों में क्यों आ रहा है, सतत क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, लगातार सतत क्यों नहीं आ रहा है, बैंड्स के रूप में क्यों आ रहा है, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आगे चल के इन चीज़ों के बारे में बात होती है। ठीक है, तो ये तो हुए हमारे रदरफोर्ड मॉडल तक की हमने बात की और उसमें न्यूट्रॉन के आविष्कार की भी हमने इसमें बात कर ली थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आज अपन क्या करते हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं बच्चों, टर्म्स हैं जो हमें यूज़ करनी होंगी, हम उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं और फिर वेव नेचर की बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए, एक होता है द्रव्यमान संख्या। देखना बच्चों, द्रव्यमान संख्या इसको बोलते हैं मास नंबर। ठीक है, तो देखो द्रव्यमान संख्या क्या होता है। द्रव्यमान संख्या को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए ये क्या होता है, किसी परमाणु के अंदर, परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है, योग द्रव्यमान संख्या होता है। ठीक है, इसको हम A से लिखते हैं बच्चों, A से लिखते हैं। तो A इज इक्वल्स टू N न्यूट्रॉन प्लस P प्रोटॉन। ये क्या है, न्यूट्रॉन है और ये क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो किसी भी एटम के अंदर आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर निकाल लेंगे, उनको जोड़ लेंगे, तो वो क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मास नंबर कहलाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ऑक्सीजन की मैं बात करता हूँ, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन होते हैं 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। तो A कितना हो गया इसका, A हो गया 16। तो मास नंबर जो ऑक्सीजन का है वो कितना हो गया, 16। द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 16। बहुत सिंपल सी कहानी है। ठीक है, फिर देखिए, फिर है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। ओके, और परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। ठीक है क्या बच्चों, चलो जी, अब देखो ये क्या होता है कि भैया परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या चीज़ होती है। ठीक है,
देखिए किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि बच्चों ध्यान देना कि किसी भी परमाणु के प्रोटॉन को हम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोटॉन को बदलेंगे तो नाभिक बदल जाएगा, और नाभिक अगर बदल गया तो उस परमाणु की प्रकृति बदल जाएगी, ठीक है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो धनायन और ज़्यादा करेंगे तो ऋणायन का निर्माण होगा। आप उसके नाभिक को नहीं बदल सकते हैं, प्रोटॉन को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। केवल एक जो रेडियो एक्टिव वाली जो कंडीशन होती है ना, जिसके अंदर आप नाभिकीय अभिक्रियाएं करते हैं, नाभिकीय संलयन वगैरह, रेडिएशन वगैरह, उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन बदल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है फिर वो परमाणु तत्व ही बदल जाता है, ठीक है। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही उसकी क्या है, परमाणु क्रमांक है। और किससे लिखते हैं इसको, Z से लिखते हैं, ध्यान देना बच्चों। अच्छा, परमाणु क्रमांक पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या होता है, सभी तत्वों को अपना एक नंबर दिया गया है। जैसे आप बोलेंगे कि 8वें नंबर पे ऑक्सीजन होता है, 6ठे नंबर पे कार्बन होता है, 7वें पे नाइट्रोजन होता है, 15 पे फॉस्फोरस होता है ना, पहले पे हाइड्रोजन होता है। तो वो जो स्थान है उस पीरियोडिक टेबल में वही क्या है, उसका परमाणु क्रमांक है, ठीक है। और उसको आप किससे डिफाइन या जस्टिफाई कर सकते हैं, उसमें प्रोटॉन की संख्या से कर सकते हैं। तो किसी भी परमाणु में उसमें प्रोटॉनों की जो संख्या है वही क्या कहलाती है, उसका परमाणु क्रमांक Z कहलाती है, ठीक है। अब देखना बच्चों, इसको ही, इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। इसी को नाभिकीय आवेश, ध्यान देना बच्चों, नाभिकीय आवेश कहते हैं। इस बात पे फोकस करना, किसको कहते हैं नाभिकीय आवेश, प्रोटॉन की संख्या को ही नाभिकीय आवेश कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा है, इसका तात्पर्य क्या है बच्चों, क्योंकि हमें ये पता है कि भैया किसी भी परमाणु के अंदर अगर आप देखेंगे तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है जिनका पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ होता है। तो नाभिक में कौन है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रल, उनमें कोई चार्ज नहीं। तो टोटल चार्ज किसका है, प्रोटॉन का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको नाभिकीय आवेश भी कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास में जो ये परमाणु क्रमांक या फिर ये हम बोलें किसका, प्रोटॉन की संख्या, इसको ही क्या कहते हैं हम, नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्योंकि नाभिक में कौन है, केवल आवेशित पार्टिकल कौन है, प्रोटॉन ही है। केवल आपको बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसके अंदर देखिए हम क्या कह सकते हैं, अब इसमें हम कहेंगे कि अगर कोई उदासीन पार्टिकल है, परमाणु है, तो उसमें कैसे आप इसको परमाणु क्रमांक को देखेंगे। देखिए तो बच्चों अब देखिए, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि भैया न्यूट्रल कोई भी हमारे पास परमाणु है, उदासीन परमाणु, अगर उदासीन परमाणु है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या जो है ना, प्रोटॉन की संख्या वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। ये ध्यान दे लेना, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगी। आप इस बात को समझिए बच्चों, हम क्या कह रहे हैं, उदासीन परमाणु की बात कर रहे हैं। क्योंकि परमाणु जो है ना बच्चों, परमाणु जो है, ये चीजें आपके बेसिक्स हैं, समझ लीजिएगा ढंग से। परमाणु का ये नाभिक है और ये अलग अलग कक्षाएं हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन है, समझना। ये हो गया नाभिक पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही है क्या बात। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भैया परमाणु पूरा का पूरा उदासीन है ना, परमाणु पूरा का पूरा उदासीन है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर बैठा हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, इसीलिए तो उस पूरे परमाणु पे कोई चार्ज नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या आपको, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया उदासीन परमाणु तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, जब भी तो परमाणु उदासीन है पूरा का पूरा।
समझ रहे हैं। लेकिन अगर परमाणु चार्ज्ड है, ध्यान देना, अगर परमाणु चार्ज्ड है तो क्या होगा, अब वो आप देखिए। अगर परमाणु चार्ज है, आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना बच्चों, वो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो आपके प्रोटॉन की संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। क्योंकि आवेशित का मतलब क्या है, देखो हम नाभिक में जो प्रोटॉन है पॉजिटिव, उसको तो छेड़ नहीं पा रहे, हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अगर आवेश आ गया है परमाणु पे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हुआ है। अगर बताओ परमाणु पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। समझ में आ रही है बात। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही कम होगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसमें 10 पॉजिटिव हैं और 10 ही क्या है, नेगेटिव है, तो अभी क्या है, चार्ज कैसा आएगा, 0, उदासीन। लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो पॉजिटिव को तो छेड़ ही नहीं पा रहे ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो कितना होगा, +10 और -11 में -1, और इलेक्ट्रॉन मैंने अगर कम कर दिया तो क्या हो गया, +1। समझिए इस बात को, है ना। तो देखो अगर आवेशित परमाणु तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या। एक बात, इसमें से आपको जोड़ना और घटाना पड़ सकता है। अगर आवेशित परमाणु का चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या है, इससे, प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन की संख्या के अंदर ही आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, प्लस माइनस आवेश। ये बात को आप ध्यान लगा लेना। चलिए हमें कहा जाए कि भैया -1 आवेश है किसी परमाणु का, प्रोटॉन है 10, बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस माइनस आवेश, जो आवेश है उसको जोड़ दो। तो -1 है उसको जोड़ दिया है, तो हम क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 हो रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है क्या, क्लियर है बात। तो देखिए ये हो गया आवेशित परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये था आपका परमाणु क्रमांक। अब आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल के बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो जरा एग्जाम्पल देखिए, मैं Cl का एग्जाम्पल ले रहा हूं। कभी भी ये ध्यान रखना कि जो परमाणु क्रमांक होता है किसका, किसी परमाणु का, वो किस में होता है, पैरों में, और जो उसका द्रव्यमान संख्या होती है वो कहाँ होती है, उसके सिर पे होती है। ये चीज़ फिक्स कर लेना दिमाग में कि किसी भी परमाणु के ऊपर परमाणु क्रमांक उसके पैरों में होता है और द्रव्यमान संख्या कहाँ होती है, उसके सिर पे होती है। तो ये तो हो गया। Z तो किसको लिखते हैं, परमाणु क्रमांक को लिखते हैं, है ना। और A क्या है, द्रव्यमान संख्या, है ना। जहां इसकी वैल्यू जो है ना, A और Z की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू होती है इसमें 35.5 और Z की वैल्यू कितनी होती है, इसके अंदर होती है 17। ठीक है। अब देखो, अब ऐसे केस के अंदर हमें क्या करना होता है, ऐसे केस के अंदर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे केस में हमें न्यूट्रॉनों की संख्या, सारी चीज निकाल सकते हैं। देखिए अभी कैलकुलेशन में अपन इसको 35 ही लेके चल रहे हैं, फिर आगे अपन बात करेंगे जब 35.5 की अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कितने हैं, A कितना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, Cl को लिख सकता हूँ, A की जगह मैंने लिखा 35 और Z की जगह लिखा 17। मतलब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17, और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 35। तो देखो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या, तो पहला काम तो हमारे पास आ गया, प्रोटॉन की संख्या आ गई है साहब। जितना परमाणु क्रमांक वही प्रोटॉन की संख्या, है ना। और उदासीन परमाणु है भैया, उदासीन परमाणु है तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो गई, 17 हो गई, क्योंकि ये दोनों बराबर अपने को करने हैं। और ऐसे केस में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, द्रव्यमान संख्या
द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, क्योंकि नाभिक के अंदर देखो द्रव्यमान संख्या क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, प्रोटॉन मालूम है और ये मालूम है तो न्यूट्रॉन आ सकता है ना, देख लो। तो द्रव्यमान संख्या a माइनस जेड अपन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। निकाल देते हैं इसके अंदर। इसमें देखिए न्यूट्रॉन की संख्या क्लोरीन के लिए कितनी है, a कितना है उसका 35 माइनस z कितना है 17, तो कितने हो गए न्यूट्रॉन, कितने हो गए 18 न्यूट्रॉन हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन हो गए। आपको इस टाइप से इसका यूज आना चाहिए, ठीक है। समझ में आती है क्या बात। अब देखिए, अब हमारे पास में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है समस्थानिक, ठीक है ना। समस्थानिक देखिए क्या होते हैं। समस्थानिक अगर आप पढ़ते हैं और काफ़ी जगह आपको ये बहुत ही देखने को भी मिलेगा, इसका आप फैमिलियर रहिए। समस्थानिक मतलब देखिए क्या है, नाम से मतलब आ रहा है समान स्थान वाले। स्थान कौन सा, पेरियोडिक टेबल का। पेरियोडिक टेबल में स्थान को ही तो हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। तो भैया समस्थानिक जिनका स्थान समान है ना। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बता रहा हूं, समस्थानिक, इसको बोलते हैं आइसोटॉप्स, ठीक है। वे तत्व जिनका स्थान समान है, अर्थात तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान है, ठीक है। समस्थानिक मतलब स्थान समान हो। स्थान से हमारा तात्पर्य है पेरियोडिक टेबल में उसकी संख्या, जगह कौन सी है। तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान, या तो आप द्रव्यमान बोले या द्रव्यमान संख्या बोले, संख्या भिन्न है, वे आपस में समस्थानिक होते हैं। क्या बोलिए, आपको बात समझ में आती है या नहीं आती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, वो क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। उनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज, अच्छा देखो, अब देखो परमाणु क्रमांक समान है बच्चों इनका, इसका मतलब इनके परमाणुओं में या फिर आप बोले दो समस्थानिकों में, है ना, ध्यान देना, दो समस्थानिकों में अगर दो समस्थानिक है तो उनमें क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या तो एक ही बात है। तो क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी, समान होगी। बोलो जी, समझ में आती है कि नहीं आती है ये बात, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि भैया प्रोटॉन की संख्या समान है तो फिर उनमें अंतर क्या है, मास नंबर का। देखो द्रव्यमान संख्या का अंतर है। द्रव्यमान संख्या एक क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन तो समान होने की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या है डिफरेंस, न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में है एग्जाम्पल, Cl का ही ले लेते हैं। Cl 1735 है और दूसरा क्या है हमारे पास में, Cl 1737 है। अब देखो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपन निकालते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं। प्रोटॉन बताइए इसमें कितने हैं, परमाणु क्रमांक ये है Z, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 17 ही होंगे परमाणु क्रमांक के जितने। इसमें भी क्या है, 17 ही है, ठीक है। न्यूट्रॉन देखो 35 में से 17 घटा देंगे क्योंकि ये क्या है, मास नंबर है। द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे 18, और इसमें कितने आ जाएंगे, देखो 20। बोलो बात समझ में आती है या नहीं आती है, ठीक है।
तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन भी तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, उदासीन परमाणु है। उदासीन परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन के बराबर ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कार्बन के क्या होते हैं, 3-3 समस्थानिक होते हैं। ये क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, एक तो क्लोरीन 35 और एक 37। कार्बन के कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, 3-3 होते हैं। कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ये मैं जो चीजें बोल रहा हूँ वो क्या है, उनका द्रव्यमान संख्या है। अच्छा, कार्बन के जितने भी समस्थानिक है उनका परमाणु क्रमांक तो समान होगा ना, उसी को तो समस्थानिक कहते हैं जिसका परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है। द्रव्यमान संख्या, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो सबके नीचे मैंने 6 लगा दिया। समझ में आ गई बात। तो देखो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। प्रोटॉन बताओ भैया, प्रोटॉन तो सब में समान ही होंगे ना, क्योंकि परमाणु क्रमांक समान है और पैरों में परमाणु क्रमांक तो 6 है इनमें प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन देखो, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन संख्या घटा दो, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, इसमें 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, इसमें 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा। तो डिफरेंस किसका आना चाहिए, न्यूट्रॉन का आना चाहिए। प्रोटॉन समान है, न्यूट्रॉन अलग है, और क्योंकि तीनों ही उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जो भी इसमें परमाणु में प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन सब में 6 है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होने वाले हैं, 6 होने वाले हैं। आई थिंक आपको समझ में आता है समस्थानिक क्या होता है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समस्थानिक के अंदर मैं आपको बताता हूं, हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं बच्चों, एक H, D और T। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम, ठीक है। इसको हम कहते हैं H11, ये होता है D12, T13। ये है इसके हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है मेरे बच्चों, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। और इसको ट्राइटियम को वैसे तो क्या करते हैं, इनको इसी टाइप से लिखते हैं, इसको H लिख सकते हैं, इसको D लिख सकते हैं, इसको T लिख सकते हैं, और तीनों को H के टर्म में लिखते हैं ना, तो यूं लिखते हैं बच्चों, ध्यान देना। H के टर्म में आप ऐसे पढ़ें इनको। अब बताइए कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे होंगे। प्रोटॉन तो भैया हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो एक ही होता है, सब में तो एक ही रहेगा ना, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो सेम ही रखना है। और वो देखिए पैर में परमाणु क्रमांक सेम है। न्यूट्रॉन क्या है, द्रव्यमान संख्या टॉप पे है, उसमें से इसको घटा दो तो कितने हैं न्यूट्रॉन, 0। यस, हाइड्रोजन जो है उसमें न्यूट्रॉन तो 0 ही होते हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। क्या होगा, न्यूट्रॉन इनमें क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब देखिए, न्यूट्रॉन अगर सेम होंगे तो फिर तो समस्थानिक ही नहीं हो पाएगा, है ना। न्यूट्रॉन अलग करने हैं बच्चों, तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 है। अच्छा, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन बताइए, इसका द्रव्यमान संख्या 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, इसके 3 में से 1 करोगे 2 बचेगा। इसी के आधार पे इन तीनों को हम क्या बना रहे हैं, आपस में समस्थानिक बता रहे हैं। इसमें देखो तीनों उदासीन है, तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन तीनों में 1-1 आने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया समस्थानिक के कुछ एग्जाम्पल्स। अच्छा देखिए, इसको क्या बोलते हैं, भारी हाइड्रोजन कहते हैं। और इसके यौगिक क्या होते हैं, जैसे D2O, भारी जल। हाइड्रोजन से ही तो जल बनता है ना बच्चों, तो भारी हाइड्रोजन जो हैवी हाइड्रोजन होती है, जिसको आप भारी जल, है ना, भारी जल के निर्माण में काम में ले सकते हैं, D2O में काम में ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गए समस्थानिक। अब समस्थानिक के अंदर मैं एक आपको बहुत ही अच्छी बात बताता हूं। अच्छी बात क्या है कि ये जितने भी समस्थानिक होते हैं उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है। देखना, मैं समझाता हूं आपको। समस्थानिकों में रासायनिक गुण समान तथा
भौतिक गुण भिन्न होते हैं। ये बात आप दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। समझते हैं इसको। रासायनिक गुण का मतलब क्या है? उनकी रिएक्टिविटी, वो किससे कितना रिएक्ट करते हैं, ये होता है रासायनिक गुण। अब आप ये देखेंगे कि भैया रासायनिक गुण समान है, इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम तीनों समान प्रकार की रिएक्शन दर्शाएंगे। यस ऑब्वियसली, क्योंकि आप अगर जल की बात करते हैं, सिंपल जल होता है वो H2O होता है और भारी जल होता है D2O। फर्क क्या है कि ये हाइड्रोजन है और ये ड्यूटेरियम है, दोनों आपस में समस्थानिक है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी सेम है बच्चों इनकी। वही 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से या 2 ड्यूटेरियम 1 ऑक्सीजन से जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया में प्रोटॉन्स भाग नहीं लेकर, प्रोटॉन्स एग्जैक्टली भाग लेते हैं या इलेक्ट्रॉन्स, आप बोलिए। इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, न्यूट्रॉन भाग नहीं लेते। आप बस ये देखो कि जिनके अंदर जो समस्थानिक है उनमें न्यूट्रॉन का अंतर होता है। देखो न्यूट्रॉन का अंतर है, न्यूट्रॉन का अंतर है, न्यूट्रॉन का अंतर है। और न्यूट्रॉन रिएक्शन में भाग लेते नहीं है। क्या नहीं लेते हैं? रिएक्शन में भाग कौन लेता है? इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन तो समस्थानिकों के सेम होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन तो समस्थानिकों के सेम होते हैं। इसका मतलब रासायनिक गुण भी सेम आने वाले हैं, समान इलेक्ट्रॉन संख्या की वजह से, ठीक है। अच्छा, क्या है समान इलेक्ट्रॉन संख्या की वजह से? रासायनिक गुण समान होना। लेकिन भौतिक गुण अलग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भौतिक गुण जैसे होता है कि उसका गलनांक कितना है, क्वथनांक कितना है, घनत्व कितना है, और ये सब किस चीज से फर्क पड़ता है? ये सब फर्क पड़ता है उसके द्रव्यमान से। और द्रव्यमान में कौन आता है? न्यूट्रॉन आता है, जो अलग अलग है। इसका मतलब इनका द्रव्यमान अलग है और द्रव्यमान अलग है, तो भौतिक गुण अलग होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? रासायनिक गुण समान क्यों हुए? क्योंकि इनको प्रभावित करने वाले कौन है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वो सभी समस्थानिकों में समान होती है, इसलिए रासायनिक गुण समान है, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होंगे, क्योंकि वो द्रव्यमान पर आधारित होते हैं। द्रव्यमान तो अलग है समस्थानिकों का। क्यों है? क्योंकि ये देखो न्यूट्रॉन अलग है। अरे भैया द्रव्यमान तो न्यूट्रॉन की वजह से ही तो चेंज हो रहा है। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या, तो न्यूट्रॉन बदलेगा तो द्रव्यमान संख्या बदलेगी, और द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान बदल रहा है तो उसके भौतिक गुण भी तो बदलेंगे। समझ में आ गई क्या ये बात? ठीक है, तो रासायनिक गुण और द्रव्यमान भौतिक गुण आप लोगों को समझ में आ गए। इसके बाद में देखिए, कभी भी इनकी ईएम वैल्यू, इनके ईएम वैल्यू जो है वो कभी भी क्या नहीं होता है? ये विशिष्ट घनत्व होता है, इसको आप या आवेश घनत्व मान सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं ईएम को। ये क्या होता है? हमेशा अलग होता है। देखो, आवेश बटा द्रव्यमान संख्या, आवेश तो समान है इनका सबका, है ना, लेकिन द्रव्यमान संख्या देखो बच्चों कितनी है। द्रव्यमान संख्या है सबकी अलग अलग, क्योंकि इसमें द्रव्यमान के लिए केवल प्रोटॉन का आएगा 1, न्यूट्रॉन 0 है। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन 1 1 2 हो गया, और इसमें 3 हो गया। यहाँ देखिए, तो m बदल रहा है। इसका मतलब कभी भी समस्थानिकों के अंदर ईएम रेशियो जो है ना, ईएम रेशियो अनुपात जो है वो हमेशा अलग अलग आने वाला है। ठीक है, चले आगे बढ़े। फिर आते हैं समभारिक। चलिए जी, समभारिक की अपन बात करते हैं। ओके, देखना बच्चों, समभारिक और क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इसको बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, देखो, समभारिक जिनका भार समान हो, क्या हो? भार समान हो, वे तत्व जिनका भार समान है, अर्थात तत्व जिनका परमाणु क्रमांक की जगह क्या कर दूं मैं? द्रव्यमान संख्या कर दो ना। भार का मतलब वही है, द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान है तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? अलग होगा। परमाणु क्रमांक भिन्न है, आपस में समभारिक होंगे।
बोलो जी, समझ में आता है कि नहीं? समभारिक नाम से ही हमें मालूम चल रहा है, ठीक है, नाम से ही हमें मालूम चल रहा है। अब देखो बच्चों, भार अगर समान है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन योग जो होगा, ठीक है ना, देखो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मान समान होगा। हो सकता है कि किसी एक में प्रोटॉन कितने हैं, 3 और न्यूट्रॉन 2, टोटल 5 है। किसी एक में प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 3 है, वो भी सम कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो कुल मिलाकर के हमें क्या चाहिए, अलग अलग हो सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, लेकिन हमें क्या चाहिए, उनका सम जो है, योग जो है वो समान चाहिए। बस इस बात का आप ध्यान रख लेना, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कहता हूँ, ट्राइटियम ले लेते हैं, ये तो हो गया ट्राइटियम, और एक अपन हीलियम ले लेते हैं, हीलियम होता है 2 4, ठीक है। ये है आपके पास में हीलियम, और हीलियम का भी चलिए एक अपन समस्थानिक लेते हैं, तो संभारिक नहीं हुए ना, ये समस्थानिक ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोटॉन, देखिए बच्चों इसके अंदर प्रोटॉन क्या है, परमाणु क्रमांक इसका 1, इसके 2। न्यूट्रॉन देखिए बच्चों, भार में से इसको घटा देंगे तो 2, इसमें से इसको घटाया तो 1। और इलेक्ट्रॉन देखिए, क्योंकि दोनों उदासीन है तो दोनों के परमाणु क्रमांक जो है वो इलेक्ट्रॉन में ले लो, तो इसका 1 है, 1, इसमें कितने हैं, 2। ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। अब आप जरा ये देखिए कि फिर इनमें समान क्या करना है, सब चीजें ही अलग अलग आ रही हैं। देखो इसमें 1 है प्रोटॉन, इसमें 2, इसमें न्यूट्रॉन 2 है तो इसमें 1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसमें 2 है। तो फिर इसमें समान क्या है, आप देखो कि P प्लस N की वैल्यू पता करिए। देखो प्रोटॉन कितना है, 1, और न्यूट्रॉन कितना है, 2, कितनी हो गई, 3। इसमें भी क्या है, प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन 1 है। मैंने अभी कहा ये भी अलग है, ये भी अलग है, लेकिन इनका जोड़ समान होना चाहिए। तो इसमें भी क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। यही चीज की तो हम बात कर रहे हैं। भार, द्रव्यमान संख्या या भार ही तो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो ये क्या है, इनका समान है। और परमाणु क्रमांक देख लीजिए, एक का 1 है और दूसरे का 2 है। इसी को हम क्या कहते हैं, समभारिक होना कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर रासायनिक और भौतिक दोनों गुण समान नहीं हो सकते, क्योंकि भौतिक गुण समान होने के लिए द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, है ना। और रासायनिक गुण समान होने के लिए प्रोटॉन की संख्या समान होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग है, भार भी इनका क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, न्यूट्रॉन की वजह से आ रहा है ना। भौतिक गुणों में डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, न्यूट्रॉन की वजह से आ रहा है। तो इनके अंदर, इनमें रासायनिक या भौतिक गुण समान नहीं होते, ठीक है। इनमें रासायनिक और भौतिक गुण समान नहीं होते। बोलिए जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, लॉजिकल बातें हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की हम बात करेंगे, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करेंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनीय समूह कहते हैं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज या सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज समूह। ठीक है, देखो अब इसमें भी क्या है, आपको नाम से एक सिंपल सी चीज समझ में आएगी, ठीक है ना। देखिए क्या होता है
कि जो भी आपके सम इलेक्ट्रॉनीय समूह हैं वो क्या हो सकते हैं। वो परमाणु भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो ही सम इलेक्ट्रॉनीय होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। देखिए ये समूह परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, ठीक है। कोई भी दो परमाणु, कोई भी दो अणु, कोई भी दो आयन आपस में, या एक परमाणु एक आयन आपस में क्या हो सकते हैं, ये सम इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त है कि उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल Cl- तो आयन हो गया और आर्गन क्या हो गया, परमाणु हो गया है, ठीक है। देखिए आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ये याद रखने की बात है कि आर्गन 18वें नंबर पे होता है, तो 18 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और 18 प्रोटॉन होंगे तो क्योंकि उदासीन है 18 ही इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन जो है Cl जो है वो 17वें नंबर पे होता है, तो 17 ही प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी ये क्या है, आयन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखा है ना, तभी तो -1 आया। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखा है तो 17 वैसे होने चाहिए थे उदासीन में, क्योंकि 17वां इसका नंबर होता है। एक एक्स्ट्रा आ गया तो अब क्या हो गया, इसमें भी 18 इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एक आयन और एक परमाणु आपस में आइसो इलेक्ट्रिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। समझ में आ रही है क्या आपको बात? देखिए दो अपन अणुओं का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हो गया एक हो गया आपका H2O, एक हो गया NH3। देखिए इलेक्ट्रॉन देखना बच्चों, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, भी हमने पढ़ा था, सिंपल हाइड्रोजन है, एक में एक ही होता है, दो हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, उदासीन है, तो 8 ही परमाणु 8 ही इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8th पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा नाइट्रोजन के अंदर बताए, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन कितने हैं, 3, ठीक है। तो एक एक करके तीनों के 3, और नाइट्रोजन में कितने होते हैं बताइए, 7। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 7वें नंबर पे आ रहा है। 7 ही परमाणु क्रमांक, 7 ही प्रोटॉन की संख्या, 7 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उदासीन है। फाइनली कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। फाइनली कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो H2O और NH3 दो ऐसे अणु हैं जो आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बच्चों, समान है, ठीक है। ऐसे करके आपको काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट अस टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक। इस आइसो इलेक्ट्रिक के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डबल्ड, ठीक है, अगर किसी न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को डबल कर दें, है ना। देखना मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन, यदि न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को दुगुना करते हैं, ठीक है, अगर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को दुगुना करते हैं, डबल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ, ठीक है, दुगुना तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को आधा करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन का तो हमने डबल कर दिया और इलेक्ट्रॉन का आधा कर दिया। देन फाइंड आउट द न्यू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 612, ठीक है। तो कार्बन 612 के नए द्रव्यमान ज्ञात करो, ठीक है। समझ में आ रही है क्या बात? देखो
C612 का द्रव्यमान कितना है बच्चों, मुझे बताओ आप। ये रही द्रव्यमान संख्या 12 है। अब ये कह रहा है कि भैया इसमें न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को तो कर दो दुगुना और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को कर दो आधा। ठीक है, तो अब आपको इसके लिए पहले क्या चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात। देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने। इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने कि इसमें प्रोटॉन होंगे, क्योंकि ये उदासीन है। और अगर उदासीन है और इसमें आप देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक 6 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे, 6 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे, और 12 में से 6 माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन भी 6 होंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसकी कंडीशन। अब प्रश्नानुसार न्यूट्रॉन को क्या करना है, 2 गुना। तो न्यूट्रॉन को अगर आप 2 गुना करोगे तो 6 + 6 = 12 क्या हो गया, AMU। ये क्या है, इसका द्रव्यमान का इकाई होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन 6 थे, 6 को मैंने कर दिया डबल। समझ में आ गई क्या बात आपको, मैंने न्यूट्रॉन को क्या कर दिया, डबल कर दिया है। ठीक है, अब एक काम कर दिया मैंने, दूसरा काम देखो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को आधा करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। अरे भैया जब इलेक्ट्रॉन का ही द्रव्यमान नगण्य है तो हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को आधा करने पर क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ही नगण्य है तो उसका आधा भी क्या होगा, नगण्य ही होने वाला है ना। समझ में आ रही है क्या आपको बात। तो मैंने प्रश्न में कहा गया कि भैया न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को डबल कर दो, कर दिया। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को क्या करना है, नगण्य करना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब आधा करना है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को आधा करना है, तो वैसे ही नगण्य है, छोड़ दें इसको। तो अब हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, 6 AMU। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन में 1 AMU होता है, तो 6 प्रोटॉन में 6 AMU हो गया। और न्यूट्रॉन का कितना हो गया, 12 AMU हो गया कि नहीं हुआ। टोटल कितना हो गया, 18 AMU द्रव्यमान। ठीक है, क्या समझ में आ गई क्या बात आपको, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, नगण्य है, इसलिए मैंने इसमें नहीं जोड़ा है। क्या नहीं किया है, इसमें नहीं जोड़ा है। अच्छा, कितना प्रतिशत इसमें वृद्धि हुई है, बता सकते हैं क्या आप लोग। द्रव्यमान में प्रतिशत वृद्धि बता सकते हैं क्या, है बताओ, कैसे निकालोगे। द्रव्यमान में वृद्धि बटा वास्तविक द्रव्यमान गुणा 100, या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, नया द्रव्यमान माइनस वास्तविक द्रव्यमान डिवाइडेड बाय वास्तविक द्रव्यमान इंटू 100। कितना है नया, 18 - 12 क्या है, पुराना है 12 × 100। यू गेट 6/12 × 100 = 50% इज द राइज ऑफ द मास। द्रव्यमान में कितनी बढ़ोतरी हो गई, 50% की बढ़ोतरी इसमें हो गई है। बोलिए जी, समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे पास में काफ़ी सारे टर्म्स हैं, इनको हमने समझा। सम इलेक्ट्रॉनिक समझा, समभारिक समझा, समस्थानिक समझा। ठीक है ना, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु क्रमांक, ये सारी चीज़ें हमने इसमें समझ ली हैं। ये सारी चीज़ें आपके आगे चल के काम में आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप इसमें देखें तो कुछ ऐसी होते हैं जिसको सम न्यूट्रॉनिक स्पीसीज भी कहते हैं। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक जिसको आइसोटोनिक भी कहते हैं, आइसोटोन से आइसोटोनिक। एक और देख लीजिए, सम न्यूट्रॉनिक समूह
देखिए नाम से ही हमें मालूम चल रहा है इनमें क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या क्या करनी है, हमें समान करनी है इनके अंदर, ठीक है ना। मतलब ऐसे परमाणु जिनमें क्या हो, तत्व तो अलग होना चाहिए लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, समान हो, ठीक है। ऐसे भिन्न तत्व जिनमें न्यूट्रॉन भिन्न हो, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अच्छा एक गड़बड़ कर दी ना, न्यूट्रॉन भिन्न होंगे तो फिर सम न्यूट्रॉनिक कैसे होंगे, न्यूट्रॉन समान होने चाहिए। देखो प्रोटॉन बताइए, परमाणु क्रमांक 1 है, इसका 2 है, तो प्रोटॉन संख्या वही हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन उदासीन है तो जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और न्यूट्रॉन कैसे करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन घटा दो तो 3 में से 1 गया तो 2 बचे, और यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 बचे। ये है सम न्यूट्रॉनिक समूह, ठीक है। तो ये है आज की क्लास के कुछ शब्दावली है, आपके काम में आने वाले शब्द हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।